हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। इसका डिटेल सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सेक्शन ए और बी हम इस वीडियो में कर लेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन सी डी ई कर लेंगे। तो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन सेक्शन ए से। तो ये इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ कंपोजिट नंबर आर। तो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर। तो आपका एग्ज़ाम हो भी गया है तो इसे भी अभी भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपकी फाइनल एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हो तो वो आपके क्लियर हो जाए। एंड प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें मैंने और भी क्वेश्चन पेपर्स डाले, इंपॉर्टेंट है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाकी के पार्ट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, नंबर ऑफ फैक्टर एक कंपोजिट नंबर में कितने होते हैं। तो कंपोजिट नंबर लाइक कंपोजिट नंबर जैसे कि 4 होता है ना एक कंपोजिट नंबर, 9 होता है एक कंपोजिट नंबर, प्राइम तो सबको पता है 2, 3, 5। तो प्राइम नंबर में तो कितने कितने फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के, एक तो 1 होगा और वो खुद नंबर होगा। ऐसे 3 प्राइम में तो 1 होगा और 3 होगा उसका प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर के पास तो 2 फैक्टर होते हैं, तो जो कंपोजिट नंबर है उसके पास 1 और 4 तो होगा ही होगा, एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है ना। जैसे 9 एक कंपोजिट नंबर है तो 1 और 9 तो होगा ही होगा। बट अगर वो प्राइम होता तो सिर्फ ये 2 ही होते, बट कंपोजिट है तो उसके पास एक और एक्स्ट्रा हो सकता है 3, क्या पता 2 एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो मतलब दो प्राइम फैक्टर तो जस्ट प्राइम नंबर्स के पास होते हैं, तो 2 से ज़्यादा होंगे ना कंपोजिट नंबर के पास फैक्टर। तो यानी कि कंपोजिट नंबर के पास कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2, क्योंकि 2 तो आपके प्राइम नंबर्स के पास फैक्टर होते हैं, तो ये मोर देन 2 आएगा कंपोजिट नंबर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए 1-4 एंड बी 4-2 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक लाइन सेगमेंट है, ए बी पॉइंट है इसका, और ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करोगे। ए बी के पॉइंट आपको गिवन है, x1 y1 x2 y2 होता है ये। एंड जो अंदर पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई जीरो होता है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स जीरो हो जाएंगे, और अंदर के पॉइंट को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला सबको पता होगा, ये एक्स कैसे निकलता है, ये जो रेशो होता है एम और एन, इसको जब निकालना हो तो के रेशो 1 मान लेते हैं। तो एम जब एक्स पॉइंट निकालना है तो एम को x2 से मल्टीप्लाई करो और एन को x1 से, एम को x2 से और एन को x1 से, ठीक है, प्लस करो और फिर m प्लस एन नीचे। सेम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कर दो, m को y2 से और n को y1 से प्लस और फिर नीचे m प्लस एन। बट हमारा x साइड से तो देखो m और n को हम k और 1 पुट करेंगे, x2 x1 की वैल्यू यहाँ से ला के रख देंगे, वैल्यू रखनी तो आती होगी। k को 4 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से, एंड नीचे m प्लस एन है तो m और n हमने जब निकालना होता है तो k और 1 मानते हैं, तो k और 1। y में भी रख दो यही पॉइंट, m k है, k को y2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई, n को n के 1 उसको y1 से, जब y निकाल रहे तो y2 और y1 से करना पड़ेगा, तो y1 ये रहा है ना। मतलब आपको a और b को x1 y1 x2 y2 पुट कर देना, और ये अंदर x y है तो यहाँ पे इस सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पे देखो x से तो ये k नहीं निकल पाएगा क्योंकि x नहीं पता आपको, है ना, बट y की जगह तो 0 रख सकते हो ना, ये जो y है ये 0 रखा जा सकता है। तो अगर क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लंबा तो आप करोगे नहीं, तो आपको दिख रहा है ना एक्स एक्सिस पे से तो k निकलेगा नहीं, तो आपको y की साइड से ही सिर्फ लिख लेना है, यहाँ वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो y को 0 पुट किया, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रखी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k प्लस 1 तो 0 जाए, इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, और ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 2k माइनस 4, 1 4 4 और एक माइनस है तो -4, 2k निकालना है तो ये -4 इधर चला जाएगा, और k की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/1, तो रेशो क्या आ जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2:1। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्राइंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जेड है, इसमें पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई है, क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग वाई जेड है और पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स जेड है। तो देखो ध्यान से कॉरस्पॉन्डिंग देखा करो, पी क्यू के साथ एक्स वाई होना चाहिए और क्यू आर के साथ वाई जेड होना चाहिए और पी आर के साथ एक्स जेड। तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल को बना लें, पी क्यू आर को मैंने ऐसे बनाया पी क्यू आर, ठीक है,
तो पी क्यू आर को अगर ऐसे बनाए तो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आनी चाहिए, एक्स वाई। तो पी क्यू को अगर ऐसे रखा है तो एक्स वाई को ऐसे रखना पड़ेगा। फिर क्यू आर को ऐसे रखा है तो एक्स वाई जेड को ऐसे रखना पड़ेगा, है ना। पी आर को ऐसे रखा है तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये नाम कैसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको पी क्यू आर से रोटेट कर रही हूँ, सिंगल कट से डबल कट, यानी ये सिंगल कट क्यों लगाया, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है डबल कट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो ट्रिपल कट लगा दिया। अब इसको रोटेट किया पी क्यू आर से, 1 से डबल कट पे रोटेट किया तो इसको भी 1 से डबल कट पे, तो एक्स वाई जेड आना चाहिए नाम। अगर इसको मैं पी आर क्यू लिख रही हूँ तो मैंने ट्रिपल कट से सेकंड पे रोटेट किया है, तो इसको भी ऐसे ही रोटेट करो ट्रिपल कट से सेकंड पे, एक्स जेड वाई। तो ऐसे करके आप नाम लिखोगे ट्रायंगल कौन से सिमिलर होंगे। या फिर आपके पास एक और तरीका है, आप एक एक करके चेक कर लो। जैसे कि यहाँ पे क्यू आर की स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स ले लो क्यू आर, और इसकी भी स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स ले लो जेड एक्स। तो क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है यहाँ जेड एक्स, जबकि यहाँ पे क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है वाई जेड। तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही इस पर चेक करो, इसमें क्यू पी स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स लो, इसके भी स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स लो, क्यू पी और जेड वाई। क्या क्यू पी और जेड वाई कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे देखो क्यू पी और जेड वाई है कोई, यहाँ जेड वाई है ना, तो जबकि यहाँ वाई एक्स वाई है क्यू पी के साथ, बल्कि वाई एक्स होना चाहिए, क्यू पी है तो ये वाई एक्स होना चाहिए। तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला देखो पी आर की कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है एक्स जेड, पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है एक्स जेड, ये ठीक है। पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया हमारा एक्स जेड आया। या फिर दूसरा वर्टेक्स देखो, लास्ट के 2 वर्टेक्स देखो आर क्यू, तो आर क्यू के साथ क्या आ रहा है जेड वाई कॉरस्पॉन्डिंग में, इसकी लास्ट के 2 लिए तो इसके भी लास्ट के 2 लोगे। आर क्यू के साथ क्या आना चाहिए जेड वाई, आर क्यू के साथ क्या आना चाहिए जेड वाई, ये ठीक है ना। ऐसे तीसरा देख लो, इसका फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स ले लो पी क्यू, तो इसका भी एक्स और वाई ले लो। तो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए एक्स वाई, पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई आ रहा है, यस ये वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सारे कॉरस्पॉन्डिंग यही वाले बन रहे हैं। इसको चेक कर लो, आर क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है वाई जेड, आर क्यू के वाई जेड, देखो आर क्यू ऐसे है तो ये जेड वाई आना चाहिए, तो ये गलत है। या फिर दूसरा देख लो क्यू पी के साथ जेड एक्स आ रहा है, क्यू पी के साथ जेड एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये गलत है। तो ये वाला आंसर आपका ठीक होगा, ये वाला पेयर जो है कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल का, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेडो ऑफ ए गर्ल एट एन इंस्टेंस √3 टाइम्स ऑफ हर हाइट देन द सन इंक्लाइन एट एन एंगल। एक लड़की गर्ल है, उसकी शेडो उसकी हाइट का √3 टाइम्स है। तो जब भी ऐसे हाइट और शेडो वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको डायग्राम ऐसे बनाना होता है। हाइट को तो आप ऐसे रखोगे, है ना, परपेंडिकुलर, और शेडो को यहाँ इस हाइट को वर्टिकल और शेडो को हॉरिजॉन्टली लिखना होता है। तो इन्होंने क्या कहा, शेडो जो है हाइट अगर एच है, हाइट एच है, लड़की की हाइट एच है, तो शेडो की हाइट, ये जो शेडो की लेंथ है ये हाइट का √3 है, यानी कि √3 एच हो जाएगी। अगर मैंने हाइट को एच माना है तो शेडो √3 एच है ना, √3 टाइम्स ऑफ हाइट। तो अब आपको ये 2 साइडों का यूज़ करना है और ये इंक्लिनेशन आपको निकालना है, इंक्लिनेशन मतलब थीटा निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपने ये 2 साइड दी हुई है ना क्वेश्चन में, तो आपको ये रेशो लेना पड़ेगा। तो जहाँ एंगल हो वहाँ बेस होता है और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो आपने कौन सी 2 लिया है, h/√3 एच लिया है, तो ये आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया जो कि tan थीटा होता है। अब ये एच से एच कट गया 1 और ये √3 1/√3। अब ये tan थीटा 1/√3 कब होता है, सोचो, यहाँ tan थीटा तो इसे भी tan थीटा में बदलो टेबल वाइज, तो ये tan 30 हो जाएगा, है ना। अब ये tan 30 1/√3 tan 30 लिखा जा सकता है, तो tan 30 tan थीटा है, तो tan से tan हट गया तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक मीन बोला है कि m+2 m+4 एंड m+6 का कितना है 5 है। इस 5 का मतलब ये अरिथमेटिक मीन है। और नंबर कितने, एक ये है एक ये है, देखो कॉमा लगा है ना, एक ये है फिर ये एक है फिर एक ये है और एक ये, कितने हैं ये 4 है, 6 मत बोल देना, 1 2 3 कहीं यहाँ पर अलग अलग काउंट कर ले दो। कॉमा देखो, एक फिर ये पूरा एक है फिर एक है फिर एक है, तो 4 है ये। तो हमने मीन का क्या लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है। मीन का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन या मीन की बात है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 4 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, सबको सम करना है, कॉमा हटाओ और प्लस लगा दो इन सब के बीच में। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 और मीन कितना है इनका 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 और 1 से इस पूरे को करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब एम काउंट कर लो, एम 4 एम है ना, 4 बार एम है, और 2 4 6 6 12, तो ये हो जाएगा 4m + 12 = 20।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब 4m को यहीं रखो, ये +12 नंबर है, नंबर के पास चला जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस कर दो 8 आ जाएगा, फिर ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, फिर कट जाएगा तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी शेडो वाले का आंसर कितना आया था हमारा 30 डिग्री है, ए ऑप्शन। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले अपने आंसर्स चेक कर लेना। ठीक है, डिस्कशन मैं इंग्लिश में कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 0, tan 1, cos 2, tan 3 इन सब की आपको वैल्यू निकालनी है। cos 1089 cos 90, तो यहाँ पे cos की चेन भी है और tan की चेन भी है। तो कई बार तो क्वेश्चन या तो cos की चेन आता है या सिर्फ tan की चेन आता है। तो मैंने cos की चेन में आपको बोला था जब भी cos 90 आए, अगर उस चेन के अंदर एक दिन पहले ही बताया था, तो वो 0 कर देता है पूरी चेन को। तो चाहे अब भले ही 10 भी आ गया हो यहाँ पे, बट cos 90 तो आया है ना यहाँ पे भी, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos 90 0 होता है। तो 0 अगर किसी चेन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी चेन को 0 कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आप ऐसे करके इसे दिखा सकते हो, cos 0, tan 1, cos 2, tan 3, cos 10। cos 0 की वैल्यू टेबल वाइज 1 होती है, बाकी सबकी वैल्यू हमें टेबल से नहीं पता होती है तो एज इट इज़ लिख दो। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अब वो मल्टीप्लाई में आया है, अगर 0 मल्टीप्लाई में आया है तो पूरे को 0 बना देगा। तो आंसर 0 होगा, बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इक्वल फाइंड के। तो देखो इस पॉलिनोमियल में क्या बोला है, जीरोस इक्वल है। तो जीरोस इक्वल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। अगर 0 इक्वल है या रूट इक्वल है तो उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 है। इस पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकलता कैसे है, b² - 4ac। अब ये b(ac) कैसे निकालोगे आप, इस पॉलिनोमियल को ना इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो। तो जो x² के साथ है वो a है, तो x² के साथ यहाँ पे क्या है k, तो a कितना हो जाएगा k। फिर b क्या है जो x के साथ है, x के साथ यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है, और माइनस भी लेना होता है तो x मत लेना, b हमारा क्या होगा, जस्ट जो x का कोफिशिएंट है -1, एंड c क्या है जो बची हुई कांस्टेंट टर्म है k। तो यहाँ से आप इससे कंपेयर कर लो, x² को हटा देना, वो मत लेना, x² के साथ जो a है उसी को लेना है, यानी a क्या है k, b क्या है -1 और c क्या है k। अब ये ABC जो आए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे रख देना इसी डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में। तो b की जगह आप कितना रख दोगे -1 और इस पर स्क्वायर लगाए, फिर -4 a की जगह क्या रख दोगे k, और c की जगह क्या रख दोगे k, है ना। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस, अगर -1 2 बार है तो 1 आएगा, और माइनस 2 बार मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। एंड 4 × k × k, k × k k² होता है और 4k² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 - 4k² = 0। अब 4k² का तो यहीं रखो, माइनस का यहीं पे साइन है, ये अपनी जगह पे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, बट ये +1 है, यहाँ के -1 हो जाएगा, -1 से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस। अब k² निकालना है तो ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको स्क्वायर जब भी हटाना हो तो इस पर रूट लग जाता है, जहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। अब 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, और आपको पता है रूट का आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, तो k की वैल्यू +- दोनों हो सकती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला एक ट्राइंगल ABC है जिसमें MN AC के पैरेलल है, और BN NC और BM AM का रेशो आपको हाफ दिया है। MN और AC का रेशो निकालना है। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC ये रहा। ठीक है, अब इसमें बोला है कि MN लाइन जो है वो AC के पैरेलल है, AC ही है ना, तो MN जो है ऐसे आएगी, है, या फिर आप ऐसे बनाते AC को नीचे लिख दो AC, तो B यहाँ आ जाएगा, तो MN ऐसे पैरेलल आ जाएगी। अब आपको रेशो कौन कौन से दिए, एक तो BM/AM, BM/AM का रेशो दिया है, और दूसरा BN/CN का रेशो दिया है। अगर सिर्फ इतना रेशो दिया होता ना तो आप BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ही काम चल जाता, बट क्योंकि आपको अंदर वाला साइड ये जो पैरेलल लाइन है इन्हें भी यूज़ में लाना है, MN और AC, तो यहाँ पे BPT नहीं लगेगी। जब भी अंदर की लाइनों को, पैरेलल लाइंस को भी हम यूज़ में लाते या निकालना होता है तो हम इसको सिमिलर करते, छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो छोटे को अगर बड़े के सिमिलर करना है तो इस छोटे के 2 एंगल इस बड़े से 2 एंगल से इक्वल कर दो। तो देखो एंगल भी छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है, कॉमन है। ऐसे इसका एंगल है, छोटे वाले का एंगल है
और बड़े वाले का एंगल ए। देखो ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, है ना। ये लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो एंगल ए के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर छोटे वाले के ये 2 एंगल बड़े वाले के 2 एंगल के बराबर है, क्योंकि ये तो दोनों में आ रहा है और ये इसके बराबर है, तो अगर मैंने ये दोनों, ये वाला तो दोनों में आ रहा है तो एक सिंगल कट लगा दिया, और ये वाला इसके बराबर तो इस पर डबल कट लगा दिया। अब इसका नाम छोटे वाले का BMN लिख रही हूँ, एक कट से डबल कट पे घुमा रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ BMN। तो इसको भी ऐसे लिखो, इसको एक सिंगल कट से डबल कट पे घुमाओ BAC। तो ऐसे करके इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसका ट्राइंगल का बिल्कुल करेक्ट नाम लिखना है सिमिलर में, ताकि कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो बनाओ आप सही बना सको। तो इसको ध्यान रखना। इसको आपने देखो ये दोनों पे आया तो सिंगल कट लगाया, और ये वाला इसके बराबर तो इस पर डबल कट लगाया। अब इसका नाम मैंने छोटे वाले का कैसे लिखा, BMN, यानी एक कट से डबल कट पे रोटेट करा। तो इसको भी ऐसे बिल्कुल करो, इसको भी सिंगल कट से डबल कट पे BAC ऐसे करके इसको नाम लिखो। अब इससे क्या होगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बिल्कुल सही बनेगी। जैसे इसका BN स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स ले तो इसके भी 2 वर्टेक्स ले लो BA, तो BM के साथ BA का रेशियो आ जाएगा। फिर MN के साथ AC का रेशियो आ जाएगा, और BN फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स BN है ना, अब इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड ले लो BC, BN और BC का रेशियो आ जाएगा। तो ये तीनों रेशियो बराबर हो जाएंगे। मुझे ये वाला निकालना है। अब मेरे को ये दोनों थोड़ा ना दिए हुए हैं, ये दोनों हाफ थोड़ा ना दिए, मुझे तो BM के अपॉन में AB थोड़ा ना दिया है, मुझे तो BM के अपॉन में AM दिया है, और BN के अपॉन में NC दिया है। उनका रेशियो हाफ है, मुझे तो ये वाले रेशियो निकालने हैं। तो देखो ये जो BN अपॉन NC दिया है आपको हाफ, मुझे चाहिए क्या, BN अपॉन BC चाहिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ जो निकालनी है वो इसके बराबर है। तो अगर मुझे BN अपॉन BC चाहिए तो BN तो एज इट इज़ BC कैसे आई है, BC आपकी किससे बनी है पूरी, BN और NC को जोड़ के। BC किससे बनी है, BN और NC को जोड़ के। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब मेरे को दिख रहा है BN तो 1 पार्ट है और NC कितना पार्ट है, 2, तो BN तो 1 पार्ट है, 1 के लिख दिया। और BN प्लस NC नीचे आ रहा है क्योंकि BC चाहिए, तो BN 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, तो 1 और 2 कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट। तो यानी BN और BC का रेशियो 1/3 आ जाएगा। BN अपॉन NC का रेशियो तो 1/2 है, बट जो हमें चाहिए BN अपॉन BC उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/3। तो यानी ये रेशियो और ये रेशियो कितना आ गया, 1/3। तो ये रेशियो जो हमें निकालना है वो भी 1/3 आ जाएगा, यानी कि आपका 1/3 आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका 1/3 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A² B² अगर 2 को प्राइम नंबर है तो A और B कैसे होंगे। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार कराया था, आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी बताया था। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन करा रखे थे, बट ये तो एग्जैक्टली मैंने बहुत बार करा रखा था। A² B² 2 को प्राइम नंबर होते तो A और B भी को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, कैसे, लाइक को प्राइम नंबर मैंने लिए 3 और 5, जो जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनके जो 2 नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो उसे को प्राइम कहते हैं। तो 3 और 5 किसी टेबल में एक साथ नहीं आते ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम है। तो अगर मैं इनका स्क्वायर करूँ, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 और 25 में भी कोई कॉमन फैक्टर है क्या, वो किसी टेबल में एक साथ आते हैं, नहीं आते। तो यानी कि अगर मैंने 2 को प्राइम नंबर लिए A और B, तो उनके स्क्वायर भी क्या होते हैं, को प्राइम, या फिर जिनके स्क्वायर को प्राइम होते तो वो नंबर्स खुद भी A और B भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो अगर A एंड B को प्राइम है तो A² B² भी को प्राइम होते हैं, या फिर A² B² को प्राइम है तो A एंड B भी क्या होंगे, को प्राइम होंगे, बल्कि A³ B³ भी को प्राइम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर को प्राइम, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल C पे है, साइन ए आपको 8/17 दिया है और साइन B आपको निकालना था। तो ये आप ट्राइंगल की हेल्प से साइन B को निकाल सकते हो। पहले तो देखो ट्राइंगल ABC बना लो, ये बना दिया मैंने ट्राइंगल ABC। अब इसमें करेक्ट बोला क्या है, C पे राइट एंगल होना चाहिए, तो मैंने राइट एंगल को ये जो L साइड बनाई, कोई भी राइट एंगल ऐसे बनता है ना L करके, तो ये जो L में होता है ये 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री आपको C पे शो करना है। तो यहाँ पे C पे ध्यान रखना, राइट एंगल C पे बोला तो ये राइट एंगल C पे ही बनना चाहिए। बाकी साइन ए बोला तो मैंने ए को यहाँ ले लिया और बी को यहाँ ले लिया। अब साइन ए का मतलब यहाँ से थीटा आ जाएगा ए की तरफ से, तो जहाँ से थीटा हो, जो थीटा होना है यहाँ पे साइन के पास ए थीटा है ना, तो ए की तरफ से बेस हो जाएगा, और ए की तरफ से ये ए है ना यहाँ पे, तो ए की तरफ से बेस हो जाएगा, जहाँ जो ये एंगल होता है वही वाले साइड बेस हो जाती है, और ए के अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बचा हुआ 90 के जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो सबको पता होगा। अब आपने 8 के और 17 के, क्योंकि साइन ए अगर दिया 8/17 क्वेश्चन में, तो साइन ए होता क्या है, P/H,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको 8 दिया है, यानी ये परपेंडिकुलर है ना, ये 8 दिया है, और आपको हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 17 दिया है। और क्योंकि ये रेशो में दिया है तो मेरे को तो साइड निकालने तो इसके पीछे मैं के लगा सकती हूँ, क्योंकि ये तो इसका फ्रैक्शन है ना। तो अगर मेरे को एग्जैक्ट परपेंडिकुलर चाहिए तो इसके पीछे के लगा दो, इसके पीछे भी के लगा दो। अब ये 8 के और 17 के पता है, और मेरे को ना तीसरी साइड निकालनी है, पाइथागोरस लगा दूँ। तो पाइथागोरस क्या है, जो 90 के अपोजिट है हाइपोटेन्यूज का, उसका स्क्वायर करते हैं, और वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और फिर BC की जगह आप वैल्यू पुट कर दो 8 के का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज भी बताया 17 के का स्क्वायर, साथ में AC स्क्वायर एज इट इज़। फिर AC स्क्वायर निकालना है, 8 8 जा 64, 17 जा 289, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ गया 225, और AC स्क्वायर में से स्क्वायर हटता है तो रूट होता है 15 के। अब आपको साइन B निकालना है ना, तो साइन तो अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही है, बट अब देखो B की तरफ से ना, ये जो B है, B की तरफ से अब ये बेस हो जाएगा, क्योंकि B एंगल आ गया ना, तो ये बेस हो जाएगा, और B के जो अपोजिट वाली साइड है, ये वाली साइड, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, तो बेस अब BC हो जाएगा। ठीक है, साइन B में बेस ये हो जाएगा, B की तरफ से बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जबकि साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर आप कौन सा लेंगे, AC। पहले कौन सा था, BC, अब AC हो जाएगा। तो जो जहाँ पे जो ये एंगल है ना B, तो B एंगल साइन में क्या लेंगे, B के जो अपोजिट साइड होगी AC, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए होता है ना साइन में, तो और परपेंडिकुलर हमेशा जो यहाँ एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो B के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, AC, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा इसमें, है ना। AC अपॉन AB, AC कितनी आ गई 15 के, और ये आ गई 17 के से के कट जाएगा, तो 15/17 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन C है। 15/17 C ऑप्शन इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ टू सर्कल 18 है एंड 24 है, डायमीटर ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू गिवन सर्कल। तो एक दो सर्कल है, उनका डायमीटर आपको दिए हुए हैं, तो डायमीटर से इनकी रेडियस निकाल लेना। और फिर कंडीशन क्या बोली है, सर्कल का, एक सर्कल है जिसका डायमीटर निकालना है, और वो जो सर्कल है ना, वो किसके बराबर है, उसका एरिया, उस सर्कल जिसका हमें डायमीटर निकालना है, वो सर्कल का एरिया बाकी जो दो ट्राइंगल है ना, सॉरी सर्कल है, उनके एरिया के सम के इक्वल है। यानी कि आपके पास एक सर्कल है जो जिसका एरिया बाकी दो छोटे सर्कल्स के एरिया मतलब पूरा अंदर का पार्ट, इन दोनों का एरिया मिला के इस सर्कल का एरिया है। तो ये जो एरिया है बड़ा सर्कल होगा, इसका एरिया इन दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, यानी कि एरिया 1 और एरिया 2 के सम मतलब प्लस के इक्वल है ना। अब एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है, अगर बड़ा सर्कल है तो बड़ी रेडियस ले लेना। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। छोटा सर्कल है तो पाई छोटी आर ले लो, इसमें फर्स्ट सर्कल है तो R1 ले लो, उस पर स्क्वायर। सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे आर बड़ी वाली ले लो, बड़ा सर्कल है, यहाँ पे एक R1 ले लो, इस पे R2 ले लो, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर। अब पाई दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और अंदर R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर बचेगा। जब पाई मल्टीप्लाई में आ जाए तब कट जाएगा। अब यानी कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है ना, तो ये रिलेशन आता है कि जो बड़ी आर होती है वो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर होती है। ये रिलेशन आपको याद रखना है जब भी ये कंडीशन होती है। तो अब आपको ये रेडियस पहले निकालनी है, ये दोनों तो आपको पता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये डायमीटर दिए थे 18 और 24, तो इनका आधा कर दिया तो 9 और 12। तो यहाँ पे 9 रख दिया, इस पर स्क्वायर लगाया, और यहाँ 12 रख दिया, इस पर भी स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, इनको प्लस किया 225। अब ये आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो, रूट लग जाएगा, तो 225 का रूट 15 हो जाएगा। अब हमें रेडियस नहीं निकालनी, हमें इसका डायमीटर निकालना है, तो डबल कर दो इस रेडियस का, तो 15 2 30 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास मार्क निकालनी थी इस क्लास इंटरवल की। तो जब भी कोई क्लास इंटरवल हो तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, इनको पहले प्लस कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो पहले प्लस करो और फिर 2 से डिवाइड, प्लस करोगे तो 40, 2 से डिवाइड 20, तो 20 आंसर है ए ऑप्शन। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका आंसर ए ऑप्शन आएगा 20, ये वाला आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 3y-4 ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन्स। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले ही करा रखा था। x3 है और y-4 है, इसका सोल्यूशन पूछा है इसका, या ग्राफिकली कौन सा कैसा पॉइंट आएगा। तो देखो x इक्वल टू 3 की लाइन अगर मैं बनाऊँ, इस ग्राफ में बनाऊँ, ग्राफ तो सबको बनाना आता होगा ना, ये ग्राफ होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अब x इक्वल्स टू 3 है तो x का 3 कहाँ पे होगा आपका पास, ये होगा x का 3 ना, 1 2 3। x इक्वल टू 3 का ग्राफ आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, x के 3 से होता हो जाएगा। इसी y-4 कहाँ होगा, y का -4 ऑरिजिन के नीचे होता है, 1 2 3 4, ये है y का -4। अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, y के -4 से होता हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है, यानी इंटरसेक्टिंग है पक्का, है ना। और इसमें x कोऑर्डिनेट तो कितना है, 3 है, और y कोऑर्डिनेट कितना आया, -4 आया है ना। पहले x लिखना है बाद में y, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 3 - 4। तो यानी कि ये एक तो इंटरसेक्टिंग आ रही है और सोल्यूशन क्या आ रहा है, 3 - 4। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है और सोल्यूशन क्या है इसका, x3 और y-4 है, तो ये इसका सोल्यूशन है। ये भी इंटरसेक्टिंग है बट यहाँ पे x-4 थोड़ी ना, x तो 3 आना चाहिए, जबकि गलत है, तो ये वाला आएगा। तो जब भी x और y दोनों दिए होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और x जितना है और y जितना है वो उसका सोल्यूशन होता है। तो ये इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इंटरसेक्टिंग और ये वाला आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला था एरिया ऑफ सर्कल दिया और पैरीमीटर निकालना था इसका। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², जिससे आप पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r² एज इट इज़ 154। r² आपको निकालना है, तो पाई इसको 22/7 को इधर भेज दो, तो ये देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 7 तो ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे चला जाएगा, उस साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब 22 से ये दोनों 11 से कट जाएंगे, 11 2 जा, 11 14 जा पे, 11 1 जा, फिर 1 बचा, 11 4 जा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 जा, 7 7 2 बार है, r² है, तो ये अगर r² है तो यहाँ पे इस पे से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, और रूट में 2 नंबर है तो 7 आ जाएगा आंसर। r² है तो ये 7 7 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, r कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, यानी सरकमफ्रेंस निकालनी है। सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसकी सरकमफ्रेंस होती है, तो 2πr होती है। r कितना आया, 7, तो r की वैल्यू यहाँ रख दी और पाई की वैल्यू भी रख दी, कट गया ये, तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर, 44 सेंटीमीटर। 44 ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ 404 एंड 48 कितना है। देखो एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज़ इतना, ये एलसीएम है, इज़ का मतलब ये एलसीएम दिया हुआ है ना, ये एलसीएम दिया और ये 2 नंबर्स दिए, इन 2 नंबर्स का एलसीएम इतना है, और इन्हीं 2 नंबर्स का, इन 2 नंबर्स का ही आपको एचसीएफ निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, तो आपको क्या लगाना होता है, ये फॉर्मूला लगाना होता है। मैंने बहुत बार एक दिन पहले भी बताया और बहुत बार भी बताया। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होगा, जो भी नंबर एलसीएम और एचसीएफ जिन नंबर्स का निकालना उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो वो जो 2 नंबर है वो तो आपके पास ये दिए हुए हैं, ये ए और बी है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, इसके बाद जो लिखा है वो एलसीएम है, तो एलसीएम ये दिया है, और एचसीएफ आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद रखा करो, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ही रहेगा, ये नंबर जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, इधर ये ऊपर एज इट इज़, ये निकालना है तो इसको जाना पड़ेगा नीचे इसको, ठीक है। अब ये काट दो, 48 से ये 1 जा पे और 48 पे ये पूरा कटेगा, 48 1 जा, और फिर ध्यान दो 48 ये भी 1 पे ही कटेगा, बट 2 नंबर जब एक साथ लेते तो बीच में 0 जरूर लगाना, कहीं आप 48 को बोलो ये 48 बन जाए, ये भी 48 बन जा, गलत हो जाएगा। 2 नंबर आपने एक साथ लिए ना तो बीच में 0 लगेगा। अब 101 को 404 से काट सकते हो 4 पे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द इक्वेशन 3x - 2y 7 9x + ky 21 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो 2 लाइन की इक्वेशन दी है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब भी 2 इक्वेशन दी जाती है और बोलते कोइंसिडेंट लाइन है, तो कंडीशन क्या लगाते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होते हैं तीनों। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, यानी बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं ना, तो ये कंडीशन लगती है उसमें। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइन बोले तो मैनी सोल्यूशन होता है, उसकी कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में दे रखी है ना, ax + by। आप चाहो तो इस कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट के दोनों कांस्टेंट टर्म को या तो इधर ही रखो या इधर ही रखो,
या तो दोनों को राइट हैंड साइड में रखो या दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये जो जनरल फॉर्म होती है इसके साथ कंपेयर करोगे तो A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1। ऐसी दूसरा वाला होता है A2x B2y C2 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो दोनों कांस्टेंट है या तो दोनों राइट हैंड साइड पे हो या दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे हो। अगर एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है तो आपको या तो दोनों को लेफ्ट पे लाना है या दोनों को राइट पे। तो उसको लेफ्ट पे लाने के लिए या राइट पे लाने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। अभी तो दोनों राइट पे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इस कंडीशन पे हम लगा देते हैं कोइंसिडेंट लाइन की ये कंडीशन होती है। तो A1 क्या है, A1 क्या है जो x के साथ है ये रहा, और ये A2 है तो इसका रेशो ले लो, ऐसे इसका रेशो ले लो। माइनस साइन को हटाना नहीं होता, लगाना होता है। एक तो ये रेशो, ये ध्यान रखना बस x के नीचे x होना चाहिए। कई बार ये एक्स वाई ना, ये y वाला यहाँ लिखा होता है, x वाला यहाँ, तो इसको पहले x को x के नीचे लाओ, y को y के नीचे लाओ, फिर ये रेशो और ये रेशो, माइनस साइन को लेना है यहाँ पे, एंड ये रेशो सारे इक्वल होने चाहिए। कोइंसिडेंट बोल दिया तो हम सबको बराबर रख देंगे, ये कट गया। अब ये वाली टर्म जो है ये एक बार इसके बराबर कर दो या फिर इसके भी बराबर, क्योंकि तीनों ही बराबर है तो या तो इसके बराबर कर दो या इसके बराबर कर दो। तो यहाँ से बराबर करूँगी अगर मैं तो ये कट के 1/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k1 जा k और 3 2 जा 6, k की वैल्यू -6। चाहे आप यहाँ से भी कर लो, इसको भी इसके बराबर रख दो, ये कट गया 1/3, फिर क्रॉस कर दो तो ये भी यही आ रहा है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका होगा -6। सी ऑप्शन -6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चंस, तो उसके बाद एग्जर्शन रीजन भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला था द मीन ऑफ 6 नंबर 16 है, एंड अगर हमने एक नंबर रिमूव कर दिया तो जो बाकी बची हुए नंबर्स का मीन है, नंबर ऑफ मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर कितना हो जाएगा 17। इज 17 मतलब मीन है, बचा हुआ बाद वाला मीन कितना हो जाएगा 17। तो वो जो रिमूव्ड नंबर है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले तो देखो मीन 6 नंबर्स का कितना बोला है 16 बोला है, इज़ का मतलब मीन है ना, इज़ मीन इज़ 16, तो मीन दिया हुआ है ये, और ये नंबर्स दिए है 6। तो यानी कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना दिया है 16 दिया है, ध्यान से देखिए इज़ 16 तो ये मीन है, और नंबर 6 है तो यानी ये नंबर्स कितने हैं 6 है। सम आपको निकालना पड़ेगा, तो जब मीन और नंबर बताओ तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, सम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सम तो ये एज इट इज़ और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सम कैसे निकलता है, मीन को नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो ये सम आ जाएगा। ये अभी आपका ओरिजिनल मीन है, ठीक है, और ये ओरिजिनल सम है, ठीक है। अब आपको न्यू मीन बोल दिया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा पहले 6 नंबर, अब एक नंबर हटा दिया तो नंबर तो 5 हो जाएंगे, 6 में से एक नंबर हटा गया तो नया सम, अब ये पुराना सम नहीं होगा, न्यू सम और न्यू मीन हो जाएगा। तो न्यू मीन कितना हो गया, इन्होंने बोला है 17 हो गया, है ना। तो न्यू मीन की जगह 17 एंड नंबर कितने हो गए 5, क्योंकि एक नंबर हटा दिया है। और न्यू सम आप कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। अब आपको पता है पुराना सम कितना था 96, नया सम कितना है 85, यानी जो इनका डिफरेंस होगा वही तो रिमूव नंबर होगा। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 11, तो 11 इसका रिमूव नंबर होगा। तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, -4 अगर इस पॉलिनॉमियल का 0 है तो के निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। -4 0 है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है -4, है ना। 0 का मतलब क्या होता है, x की -4 वैल्यू अगर इसमें रख दूँ तो पूरा पॉलिनॉमियल 0 के बराबर होता है। तो 0 का मतलब x की वैल्यू दी है आपको, जिसको आप इस पॉलिनॉमियल के अंदर रखोगे। ये पॉलिनॉमियल है ना आपका पूरा x की फॉर्म px है ये। तो अगर मैं इस x की जगह क्या रखूँ, इस 0 को रखूँ -4 को, जहाँ जहाँ x है, x यहाँ पे है यहाँ पे है, तो x की जगह हमने -4 रखा, उस पर स्क्वायर है, फिर x ये माइनस बाहर है और एक x अंदर -4 रखूँगी, तो ये माइनस भी लिखोगे और x का माइनस भी लगाओगे, एंड ये एज इट इज़। और अगर ये -4 इस पॉलिनॉमियल का 0 है तो इस पॉलिनॉमियल पे -4 रखने पे ये पूरा 0 के बराबर होना चाहिए। अब -4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, और -2 बार है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी 2 माइनस के है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस अंदर खुल जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। ये भी माइनस फिर ये भी माइनस, इक्वल्स टू 0। अब के लिए सॉल्व कर लो, पहले सारे नंबर्स को सॉल्व करो। 16 4 20 और -2 करोगे तो 18,
माइनस का 3k, नंबर्स को नंबर्स के साथ प्लस माइनस, और एक k तो अलग टर्म है ना, अनलाइक टर्म है, नंबर्स के साथ सॉल्व होंगे और k वाला एज इट इज़ रहेगा। तो ये नंबर्स ये वाले थे ना, ये 16, 4 और 8, 2, तो 20 प्लस के और माइनस के 2 है तो 18, और ये एज इट इज़ रख देंगे। अब के वाली टर्म आपको यहीं पे रखनी है, इधर ही, इस नंबर को इस साइड भेज दो, तो ये +18 है, यहाँ -18 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस हट जाएगा तो के निकालना, तो ये 3 जो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो के की वैल्यू 3 8 6 18 6 आ जाएगी इसका आंसर। तो इसका आंसर 6 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है कि जब भी 0 दिया हो तो ये जो 0 होता है -4, ये इस x की जगह पुट करा करो और इस पूरे को 0 के बराबर रख के k निकल जाएगा, तो ये आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है एजर्शन रीजंस। एजर्शन है द वैल्यू ऑफ 8 sec स्क्वायर a -8 tan स्क्वायर a -3 is 5। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री है ना ये, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या दिख रहा है, पहले तो 8 8 दोनों में है तो बाहर ले लिया कॉमन, अंदर इसमें से sec स्क्वायर a बचेगा और इसमें से भी 8 बाहर है तो इसमें से tan स्क्वायर a बचेगा, और साथ में इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं लिया ना बाहर, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की 1 होता है, जैसे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है ना, ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ये 1 होता है। सेम ऐसे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है, तो इसकी जगह हमने 1 रख दिया और बाहर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर -3 एज इट इज़, तो 8 1 8 -3 करोगे तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो यस यही तो बोल रहा है कि इसका आंसर 5 होना चाहिए। यस ट्रू है, आपका एजर्शन ट्रू है। और रीज़न कह रहा है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो यस हमने यही तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है कि इसकी जगह हमने कितना रखा है, 1 रखा है, तभी तो ये आंसर आया है। तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, और रीज़न एक्चुअल में रीज़न के कारण ही तो रीज़न ये बता रहा है कि ये वैल्यू 1 होती है, तभी तो हम ये निकाल पाए। तो यानी रीज़न करेक्ट भी है और रीज़न से ही तो ये एक्सप्लेन हो रहा है कि ये 1 क्यों आया, ये सॉल्व कैसे हुआ 5, क्योंकि जब मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू जो रीज़न में दी हुई थी 1 रखी, तभी तो ये आंसर आया। तो रीज़न ठीक भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, रीज़न ही तो इस एजर्शन को निकालने का आंसर दे रहा है ना। तो यानी कि जब दोनों ठीक हो और साथ में एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, जब दोनों स्टेटमेंट भी ठीक हो और उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एजर्शन है आपका इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी बी सी के इक्वल है, ए डी सी डी के इक्वल है, और क्या बोला है, क्या ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखो डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, आपको क्या बोला है, आपको बोला है ए बी बी सी के इक्वल है। पहले तो इसे ना बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल को नाम ना ऐसे बिना पेंसिल रोके लिखो, ए बी सी डी, ऐसे नहीं कि ए बी यहाँ लिख दिया सी डी यहाँ लिख दिया, गलत हो जाएगा, ऐसे बिना पेंसिल रोके ए बी सी डी अब लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसकी ए बी, ये ए बी पे एक कट लगाओ तो बी सी के बराबर है, तो ए बी बी सी के बराबर है ना, ए बी बी सी के बराबर है, और जबकि ए डी सी डी के बराबर है, ए डी ये वाली है और सी डी ये है, तो ए डी पे डबल कट तो इस पर भी डबल कट, ए डी सी डी के बराबर है। अगर पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड इक्वल होती, जबकि यहाँ पे तो अपोजिट साइड ये दोनों है, तो क्या इक्वल आ रही है, एक कट लगाया यहाँ 2 कट लगाया, ये वाला तो इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो क्या अपोजिट इक्वल आया। तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए थी ना, ये इसके इक्वल। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसमें ये वाला इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, तो इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि यहाँ पे तो अपोजिट साइड थोड़ी ना इक्वल आ रही है, तो हम बोलेंगे अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। जबकि ये ऐसी फिगर होती है ना, जब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये काइट होती है। अगर ये बोलते हैं काइट है तो यस ये काइट होती, बट यहाँ पे अपोजिट साइड क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, तो एजर्शन तो बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड बराबर आनी चाहिए थी, तो ये काइट है बट पैरेललोग्राम नहीं है, तो ये क्रॉस है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, एजर्शन गलत है। और रीज़न कह रहा है पैरेललोग्राम में बहुत पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये रीज़न बिल्कुल ठीक कह रहा है। बट यहाँ पे ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर एजर्शन गलत, रीज़न सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। जब आपका एजर्शन सही हो, सॉरी एजर्शन गलत हो और रीज़न सही हो, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए हम इसका सेक्शन बी और सी नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूँगी, ठीक है। सेक्शन बी और सी को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, उसके बाद डी और ई करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुका है।
तो पी और सी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर कोई कमेंट है तो या क्वेरी है तो कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, मोस्टली पेपर उसी से आना है। तो उन प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोज़ है उन्हें भी ज़रूर कर लीजिए कॉपी पेन लेके, सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करना है। एंड सेक्शन बी सी को हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक कितने आंसर सही है वो कमेंट करके बताइएगा आप।